हेलो एवरीवन, दिस इज द 6th लेक्चर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दैट इज बॉन्ड फिजन, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत बताया था। और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में कि जो अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में किसी कंपाउंड पे अटैक करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड फिजन की। ध्यान रखिए, अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर जरूर देख लीजिए, अदरवाइज ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं। तो सबसे पहला आपके पास आता है बॉन्ड फिजन। तो बॉन्ड फिजन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, कभी भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड अगर रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन में आपको पता है रिएक्शन में क्या होता है, वो किसी कंपाउंड के साथ या तो कंबाइन होता है या फिर ब्रेक होता है। तो इस केस में क्या होता है, अगर एक कंपाउंड किसी दो अलग अलग सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है या किसी के साथ कंबाइन होता है, जिस भी टाइप की रिएक्शन होती है, हर रिएक्शन में होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड फिजन के बारे में, यानी कि बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है और स्पेशली फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन कैसे होता है। तो यहां पर देखिए क्या होता है, मान लेते हैं ए और बी, यहां पे अगर मान लेते हैं ए और बी के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो रखा है। यहां पे ए और बी क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तभी तो नया कंपाउंड फॉर्म होगा। तो बॉन्ड ब्रेक कैसे करेंगे, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एक तरीका है बॉन्ड ब्रेक करने का कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, वो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके अलग हो जाएं। तो यहां पे ए के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और बी के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ये डॉट क्या शो कर रहा है, ये वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है जो जब ये सेपरेट हुए थे उन दोनों को वापस मिल गए। तो इस तरीके के जो बॉन्ड फिजन को हम कहते हैं, बॉन्ड फिजन भी इसको कह सकते हैं। फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना, या फिर इसको बॉन्ड क्लीवेज भी कहते हैं। क्लीवेज मतलब सेपरेट होना। तो बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज जो इस तरीके का होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर दोनों एटम जो कि आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग चले जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो सच फिजन इज नोन एज होमोलिटिक फिजन, या फिर हम इसको कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज, ध्यान रखिए, दिस इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज। इसको हम क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिजन या फिर होमोलिटिक क्लीवेज। इसका आपको ध्यान रखना है, काफी सिंपल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो दो बॉन्डिंग एटम्स हैं, यहाँ पे ए और बी दो बॉन्डिंग एटम्स हैं, और इस केस में क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स को, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों एटम्स को आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका नहीं मिलता है। तो उस केस में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही एटम के पास चले जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक एटम पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एटम पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो क्यों आ जाता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ए का था एक इलेक्ट्रॉन बी का था, लेकिन अब ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए बी के पास। तो ए के पास क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और बी के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। इस तरीके के क्लीवेज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज या फिर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेटेरोलिटिक फिजन भी आप इसको कह सकते हो। तो दिस इज नोन एज हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है। फिर से समझा देता हूं, अगर दो एटम्स आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों एटम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज। और जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होके दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या एक ही एटम के पास चले जाते हैं, दूसरे के पास कुछ भी नहीं जाता है, देन इट इज नोन एज हेटेरोलिटिक क्लीवेज। काफी सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि जब ये होमोलिटिक क्लीवेज होता है या हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है तो यहाँ पे जो नई स्पेसीज बनते हैं इनको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इनको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, रिमेंबर, जब भी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है, यहाँ पे ध्यान रखिए क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब आपको ध्यान है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो दोनों एटम्स के पास यहाँ पे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा। तो ऐसी स्पेसीज जिनमें
कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दोज स्पीसीज आर नोन एज फ्री रेडिकल्स, दोज आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे ये ए और बी जो हैं दे फॉर्म अ फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स की खास बात क्या होती है? सबसे पहली चीज, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। द सेकंड थिंग, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता है इनमें। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो चार्ज, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो सच इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। अब इससे क्या होता है? फ्री रेडिकल से क्या होता है? फ्री रेडिकल से ये होता है, दे आर एक्चुअली हाईली अनस्टेबल। ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती, ये हाईली क्या होती हैं? अनस्टेबल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आपको पता है कि इनको इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं? पेयर अप करने हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। तो इस वजह से कोई भी फ्री रेडिकल होता है, इट इज हाईली अनस्टेबल। तो ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आई होप कि आपको ये फ्री रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। द सेकंड थिंग इज कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस या कार्बन आयन, हम इन दोनों को एक साथ समझते हैं। तो क्या होता है? जब भी होमोलिटिक की जगह हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, ध्यान रखिए हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, तो आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एक ही एटम के पास चले जाते हैं। अभी जब एक ही एटम के पास चले जा रहे हैं तो उससे क्या होगा? एक एटम पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, सो इट फॉर्म्स अ कैटायन, दैट इज नोन एज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये कार्बन स्पीसीज होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। और जो नेगेटिव चार्ज होगा दैट इज नोन एज कार्बन आयन या कार्बन आयन, कार्बोएनायन या कार्बन आयन भी हम इसको बोलते हैं। तो ये जो है, दिस इज कार्बन आयन एंड दिस वन इज कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन क्या है? एक पॉजिटिव स्पीसीज है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, जो कब फॉर्म होती है? ड्यू टू होमो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो जरूरी नहीं है कि कार्बोकैटायन और कार्बन आयन फॉर्म हो। मैं एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कार्बोकैटायन क्या होगा। एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे CH4 है, तो CH4 में क्या होगा? ध्यान रखिए, CH4 में क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, या यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह या हम क्लोरो मीथेन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन एटम है। तो आपको पता है क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि एक स्पेसीज ये हो गई और एक स्पेसीज ये हो गई, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे। तो ये क्या फॉर्म करेगा? CH3 पॉजिटिव रेडिकल प्लस क्लोराइड। अब ये क्या हो गया? दिस इज अ कार्बोकैटायन। ये क्या हो गया? एक कार्बोकैटायन हो गया। अगर इसी केस में अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते तो क्या बनाता? एक मिथाइल फ्री रेडिकल बनाता। ये मिथाइल कार्बोकैटायन हो गया, मिथाइल कार्बोकैटायन बना रहा है। लेकिन अगर यहीं पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते तो क्या बना देता? मिथाइल फ्री रेडिकल, जहां पे कार्बन एटम पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जनरली, अगर जैसे सपोज ये है CH और यहाँ पे सपोज Na है, तो यहाँ पे क्या होगा? या कोई दूसरा एटम है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों किसके पास चले गए? कार्बन एटम के पास चले गए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन एटम के पास चले गए तो नेगेटिव आयन बनेगा। सो दिस इज नोन एज कार्बन आयन। ये क्या हो जाएगा? आपका कार्बन आयन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा ये कार्बोकैटायन और कार्बन आयन में क्या डिफरेंस होता है। कार्बोकैटायन एक कैटायन होता है, कार्बन आयन एक एनायन होता है। तो ये है आपका कार्बोकैटायन और कार्बन आयन का कॉन्सेप्ट। तो अब ये तो ठीक है। कार्बीन्स क्या होता है? कार्बीन्स वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कार्बीन्स आर एक्चुअली द फ्री रेडिकल्स की तरह ही होते हैं, तो लेकिन उनको आप फ्री रेडिकल्स नहीं बोलते हो। क्यों? क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सो व्हाट आर कार्बीन्स? कार्बीन्स आर बेसिकली द केमिकल स्पीसीज, कंपाउंड्स भी बोल नहीं सकते आप इनको। ये कुछ ऐसी केमिकल स्पीसीज होती हैं इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू टू मोनोवेलेंट स्पीसीज। दो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रही होती है, उसके अलावा कोई बॉन्ड नहीं होता। तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? कि इसका मतलब ये हुआ क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो मोनोवेलेंट स्पीसीज से अटैच है, यानी कि दो बॉन्ड फॉर्म कर रही, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप CH2 लिख सकते हो तो कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। दिस इज नोन एज मिथाइलिन कार्बीन। इसको हम क्या कहते हैं? मिथाइलिन कार्बीन कह सकते हो आप इसको। या फिर CCl2, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाएगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम के पास होगा। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज डाइक्लोरो कार्बीन। तो ये डाइक्लोरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी क्या है? एक कार्बीन है। तो कार्बीन्स आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि कार्बीन्स क्या होते हैं। कार्बीन वो केमिकल स्पीसीज होती हैं जिनमें
कार्बन एटम दो मोनोवैलेंट स्पेसीज से अटैच होता है और बाकी के दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कार्बन एटम के आउटर मोस्ट शेल में दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। तो कार्बीन्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायंस एंड कार्बन आयंस। नाउ अब हम बात करेंगे फ्री रेडिकल्स। आपको समझ में आ गया होगा कार्बन एटम्स की जो स्पेसीज है। वैसे जरूरी नहीं है कि कार्बन एटम वाली ही फ्री रेडिकल्स हों, फ्री रेडिकल्स बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्री रेडिकल्स आपको पता है कोई भी स्पेसीज जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री रेडिकल है और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। और कार्बोकैटायन में कैटायन होगा और कार्बन आयन एक एनायन होगा। अब देखिए अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी समझने के लिए आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, कार्बोकैटायंस के लिए, फ्री रेडिकल्स के लिए, कार्बन आयन के लिए। पहले उनको समझते हैं कि प्राइमरी फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं और टर्सरी क्या होते हैं। फ्री रेडिकल में मैंने जैसे कि आपको बताया, जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल है तो यहां पे कार्बन एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होंगे। तो ये क्या है आपके पास, ये एक मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया। ये क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया। यहाँ पे कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब प्राइमरी को हम कभी 1 डिग्री से भी डिनोट करते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री कहते हैं, टर्सरी को 3 डिग्री कहते हैं। उसी तरीके से मैं सबकी बात करता हूं। चलिए कार्बन, अगर यहाँ पे H H H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको क्या बोलोगे आप, एक कार्बोकैटायन बोलोगे। और यहाँ पे H H H और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको आप बोलोगे कि एक कार्बो एनायन है या कार्बन आयन है। तो अब कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों हो सकते हैं। प्राइमरी क्या होता है, ध्यान रखिए, जहां पर वेरेवर देयर इज अ कार्बन एटम इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, या फिर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। ऑब्वियसली अगर फ्री रेडिकल होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन एटम पे, और अगर कार्बोकैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन आयन है तो नेगेटिव चार्ज होगा। इन कार्बन एटम्स को आपको देखना है। तो ये कार्बन एटम्स हम देख रहे हैं, जहां पर इन कार्बन एटम्स पे एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते। मैक्सिमम कितने मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इन पे अटैच, एक मिथाइल ग्रुप। मिथाइल या आप एल्काइल वर्ड यूज कर सकते हो। एल्काइल ग्रुप के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, कि कोई भी एल्केन्स में अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, दैट ग्रुप इज नोन एज एल्काइल ग्रुप। तो अगर यहाँ पे एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ना हो, अब यहाँ पे देखिए अगर ये मिथाइल फ्री रेडिकल है और यहाँ पे मैं CH3 अटैच कर दूं तो ये हो जाएगा आपका इथाइल फ्री रेडिकल। यहाँ पे देखिए कितने एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं इस कार्बन एटम पे, किस कार्बन एटम पे, जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अब जरूरी नहीं है कि वो मिथाइल ग्रुप ही हो सकता है वो इथाइल ग्रुप हो, लाइक दिस CH2 CH3। तो ये भी क्या है, इस कार्बन एटम पे एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो दिस इज प्राइमरी, ध्यान रखिए, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। उसी तरीके से यहां पर देखिए, यहां पे अगर मैं कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर लीजिए, CH3 CH2 CH3 CH2, तो यहां पे देखिए कार्बन आयन है, तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बन आयन, या आप कह सकते हो 1 डिग्री कार्बन आयन। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी कार्बोकैटायंस क्या है। अब सेकेंडरी क्या होता है, इन प्राइमरी को हटा देता हूं मैं। सेकेंडरी क्या होता है कि अगर हम सेम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, जहां पे फ्री रेडिकल के केस में जिस कार्बन एटम पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बोकैटायन के केस पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन आयन के केस पे जिसपे नेगेटिव चार्ज है, बाकियों पे नहीं देखना हमको, उसी कार्बन एटम पे देखिए। अगर उस कार्बन एटम पे देखिए एक अल्काइल ग्रुप है, बाकी हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे भी देखिए एक अल्काइल ग्रुप है, बाकी हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक अल्काइल ग्रुप है, बाकी हाइड्रोजन अटैच्ड है। लेकिन अगर 2 अल्काइल ग्रुप हो गए, ध्यान रखिए यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे मैंने कुछ और लगा दिया, CH2 CH3, सेम भी लगा सकते हो, तो ये क्या हो गया, दिस इज योर सेकेंडरी। क्या हो गया, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या हुआ, ऐसा फ्री रेडिकल जिस फ्री रेडिकल में उस कार्बन एटम पे, किस कार्बन एटम पे, जिस कार्बन एटम पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस कार्बन एटम पे अगर 2 क्या अटैच्ड हैं, 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन में भी सेम वही डेफिनेशन हो जाएगी। अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे
दो एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो दो एल्काइल ग्रुप्स सेम भी हो सकते हैं लाइक CH2 CH3 या अलग अलग भी हो सकते हैं। और यहाँ पे हो सकता है CH3O कार्बन आयन में निगेटिवली चार्ज कार्बन एटम पे अगर क्या है दो एल्काइल ग्रुप्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन आयन। और सिमिलरली टर्जरी भी होगा। अब पहले क्या थे, दो हाइड्रोजन एटम्स थे, एक एल्काइल ग्रुप था तो प्राइमरी। अगर दो एल्काइल ग्रुप्स हैं एक हाइड्रोजन एटम है तो सेकेंडरी। और अगर तीनों एल्काइल ग्रुप्स हैं जैसे यहाँ पे CH3 अटैच हो गया तो उस कार्बन एटम पे जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर तीन एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो इससे टर्शरी फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन के केस में भी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे अगर तीन एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो दिस इज सेकेंडरी। एंड अगेन यहाँ पे भी सपोज यहाँ पे भी CH3 है तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों केस में ये क्या हो जाएंगे, टर्शरी हो जाएंगे। तो कुछ नहीं है, प्राइमरी में क्या होता है एल्काइल ग्रुप पे, ध्यान रखिए एल्काइल ग्रुप पे क्या होता है प्राइमरी के केस में, सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच होता है कार्बन एटम पे। किस कार्बन एटम पे, जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किस केस में होगा, कार्बोकैटायन के केस में, नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, कार्बन आयन के केस में, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस केस में होगा, जो आपका फ्री रेडिकल है उसके केस में। तो उन कार्बन एटम को आपको देखना है। अगर उन कार्बन एटम्स पे क्या है, उन कार्बन एटम्स पे अगर एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है या अगर एक भी नहीं है तो प्राइमरी हो गए, अगर दो हैं तो सेकेंडरी हो गए, और अगर तीन हैं तो वो टर्शरी हो गए। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आगे यही चलते रहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंपाउंड्स की। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी फ्री रेडिकल्स कार्बोकैटायंस या कार्बन आयंस क्या होते हैं। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। इन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायंस कार्बन आयन और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के बारे में समझते हैं कि क्या ये स्टेबल होते हैं, और अगर होते हैं या कम स्टेबल होते हैं या ज्यादा होते हैं तो उनमें से भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सबसे कम स्टेबल कौन होता है। लेकिन अगेन इस चीज को समझने के लिए हमको पिछले लेक्चर में हमने जो भी चीजें पढ़ी थी वो समझना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पहले उस लेक्चर का वीडियो जरूर देख लें। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट इनके बारे में पता है तो ही आप इस चीज को समझ पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो एक एक करके करते हैं हम। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं कि फ्री रेडिकल्स कितने स्टेबल होते हैं। तो चलिए यहां पे बात करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो स्टेबिलिटी कितनी होती है फ्री रेडिकल्स की, तो ध्यान रखिए कभी भी एक फ्री रेडिकल्स की हम बात करते हैं, मैंने आपको फ्री रेडिकल्स के एग्जांपल दिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अलग अलग टाइप के होते हैं। फ्री रेडिकल्स में ध्यान रखना कि टर्शरी फ्री रेडिकल्स इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल दे देता हूं तीनों का, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का। वैसे तो एग्जांपल्स बहुत सारे होंगे, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। तो सबसे पहले मैं एक टर्शरी फ्री रेडिकल बनाता हूं। तो ये आपके पास कार्बन एटम हो गया, सपोज यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है और यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है। ये क्या है, एक टर्शरी फ्री रेडिकल है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर एक कार्बन एटम है, यहाँ पे मान लेते हैं CH3 ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो नहीं सॉरी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्योंकि फ्री रेडिकल है। तो ये हो गया आपका टर्शरी, ये हो गया आपका सेकेंडरी और ये हो गया आपका प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक एल्काइल ग्रुप इससे अटैच्ड हो सकता है। तो ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन आपका हो गया, सॉरी प्राइमरी फ्री रेडिकल हो गया। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और टर्शरी फ्री रेडिकल तीनों के एक एग्जांपल दे दिए। तो प्राइमरी को आप 1 डिग्री से भी डिनोट कर सकते हो, 1 डिग्री मींस प्राइमरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की हम बात करते हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, रिजोनेंस इफेक्ट के बारे में और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में। मैंने आपको बोला था कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भले ही बहुत ज्यादा जगह यूज नहीं होता है, बहुत कम जगह पे यूज होता है और उन्हीं कम जगहों में से एक ये है। लेकिन रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दोनों में आपने एक चीज देखी थी कि डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हो। तो अंतर केवल कितना था दोनों में कि यहां पे क्या होता था, जो आपका रिजोनेंस इफेक्ट होता है वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, जबकि जो आपका दूसरा इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का
जो डीलोकलाइजेशन होता है उसकी वजह से आपको हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। आपको मैंने समझाया था कि जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने से क्या होगा कि जो अवेलेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना और फिर उनके साथ रिएक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है पूरा इलेक्ट्रॉन का ही खेल होता है। यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस होते हैं बिना इलेक्ट्रॉन्स के तो होंगी नहीं, तो जितनी इजीली आप इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढो उनको, उनके साथ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होनी है, तो इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करना, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना इतना डिफिकल्ट होते जाएगा, और उसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि कम रिएक्टिव होते जाता है। हाइपर कंजुगेशन में भी सेम होता है, बस यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। यहां पर भी सेम वही फैक्टर आपको यूज करना है कि भाई जितने ज्यादा आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होता जाएगा। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं टर्जरी की, तो यहां पे आप देख सकते हो टर्जरी में जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है उसके बगल में जितने भी कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है, और उन 3 हाइड्रोजन एटम से 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, करेक्ट, 3 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। और वही हर बॉन्ड मैंने आपको बताया था वहां पे नो बॉन्ड इफेक्ट होता है, हर बॉन्ड ब्रेक होके 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स देगा, यानी कि 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। अब 3 ये देगा, 3 इसकी वजह से CH3 की वजह से भी होंगे और 3 इस CH3 की वजह से भी होंगे, तो 9 तो स्ट्रक्चर्स इस तरीके से मिल जाएंगे जो नो बॉन्ड इफेक्ट की वजह से मिल जाएंगे, और एक ये खुद स्ट्रक्चर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 स्ट्रक्चर्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक एग्जांपल की हेल्प से दे देता हूं, बता देता हूं आपको कि ये CH3 जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। नो बॉन्ड इफेक्ट में क्या होगा, पिछले लेक्चर में मैंने समझाया, उसको ध्यान से देखिए। नो बॉन्ड इफेक्ट में क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा एक, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसकी वजह से डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, उसके साथ शेयर करेगा दूसरे कार्बन एटम के साथ, तो यहाँ पे ये H+ आयन फॉर्म कर लेगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, उसकी वजह से एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जरूरी नहीं है कि यही बॉन्ड ब्रेक हो, ये वाला भी हो सकता है या फिर ये वाला भी हो सकता है, तो 3 स्ट्रक्चर इसकी वजह से बनेंगे। उसी तरीके से ये कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो वो 3 बॉन्ड में से कोई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो 3 स्ट्रक्चर उसकी वजह से भी बन सकते हैं, 3 स्ट्रक्चर इसकी वजह से भी बन सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर तो खुद ही है। तो टोटल कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, 10 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, ये कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है, तो इसकी वजह से 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और ये कार्बन भी 3, तो 6 टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, और एक खुद है, तो टोटल कितने बनेंगे 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पे बनेंगे। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पर कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, यहां पे बन सकते हैं, यहां पे 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच है तो 3 ये बनेंगे और एक ही खुद है, टोटल 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पे केवल ये ग्रुप होता CH और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम होते तो यहाँ पे एक भी रिजोनेटिंग ये खुद ही रहता, बाकी इसके रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बनता, इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइमरी के लिए सबसे कम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, देख सकते हो आप, मिथाइल के लिए तो सबसे कम बन ही रहे हैं, उसके लिए तो कोई भी नहीं बन रहा है, देन सेकेंडरी के लिए उससे ज्यादा, टर्जरी के लिए उससे ज्यादा, और मैंने आपको बताया था रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे वो स्टेबल उतना ज्यादा होगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि टर्जरी, सेकेंडरी और प्राइमरी की स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में क्यों होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो हम बात करेंगे अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। तो कार्बोकैटायन में भी जो स्टेबिलिटी होती है, ध्यान रखिए, फिर हम कार्बन आयन की भी बात करेंगे। तो कार्बोकैटायन की जो हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं उसमें भी सेम ही ऑर्डर होता है, यानी कि टर्जरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमको एक इफेक्ट को समझना पड़ेगा, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि मैंने आपको अगेन पिछले लेक्चर में बताया था। तो चलिए पहले टर्जरी का स्ट्रक्चर बनाते हैं एक। तो यहाँ पे एक काम करता हूं, मैं यहीं पे टर्जरी का स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा यहीं से। तो सपोज ये टर्जरी, बस यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही तो लगाना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही लगाना है, और लास्ट में आपका मिथाइल फ्री रेडिकल आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका टर्जरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन। अब एक काम करते हैं, इसको समझते हैं कि भाई स्टेबिलिटी क्यों होगी क्यों नहीं होगी। देखिए कि पहले यह समझना है कि अनस्टेबल क्यों होगा। जैसे वहां पे किसकी वजह से अनस्टेबल होता था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे स्टेबल क्यों नहीं होगा, किसकी वजह से अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा इस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा जितना जल्दी हो सके।
तो इस पॉजिटिव चार्ज का इंपैक्ट इस कार्बोकैटायन वाली स्पीसीज पे जितना कम होगा, आपके लिए उसको स्टेबल रखना उतना आसान हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज के इंपैक्ट को कम करना है। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज बिना नेगेटिव चार्ज के, मतलब कहीं बाहर से किसी दूसरी स्पीसीज से जब तक नेगेटिव चार्ज नहीं आया या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तब तक इस पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, थोड़ा इसकी जो स्ट्रेंथ है एक ही जगह पे इसको ना रहने दें। इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास कोई टर्जरी कार्बोकैटायन होता है, तो टर्जरी कार्बोकैटायन में अब यहाँ पे होते हैं 3 एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके की स्पीसीज होती हैं, भले ही नेक्स्ट चैप्टर में, अभी तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम केवल मिथाइल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना, या एल्काइल ग्रुप के। बेसिकली एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके की स्पीसीज होती हैं, एक वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरी वो होती हैं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे की तरफ धकेलती हैं, अपनी तरफ नहीं खींचते हैं। ये कौन है? ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग स्पीसीज। जब भी ये किसी भी कंपाउंड के साथ, जब किसी भी कंपाउंड में कभी भी कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे की तरफ पुश करती हैं। ये क्या करते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे की तरफ पुश करती हैं। अब देखिए इससे क्या होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन की तरफ पुश हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कार्बन की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और उसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज का जो इंपैक्ट है थोड़ा सा कम हो जाएगा इस कार्बन एटम पे। क्यों? क्योंकि ये बाकी के जो कार्बन एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, उस कार्बन एटम की तरफ पुश कर रहे हैं। और पॉजिटिव चार्ज का इंपैक्ट जितना कम होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है? इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या फिर आप कह सकते हो इन इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग स्पीसीज की वजह से। और ये कौन है? एल्काइल ग्रुप। तो ये चीज हमेशा याद रखना, और कुछ याद रहे ना रहे, अभी एटलीस्ट इतना याद रख लो कि ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग स्पीसीज। वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं दूसरे की तरफ। यहां पर देखिए सेकेंडरी में क्या होगा, यहां पर भी तो हैं, तो ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे कार्बन एटम की तरफ। तो आप बोलोगे कि भाई सेकेंडरी फिर टर्जरी से कम स्टेबल क्यों होती है? मैंने बोला ना कि टर्जरी सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर प्राइमरी होती हैं, क्योंकि वहां पे 3 एल्काइल ग्रुप्स थे जो इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन एटम की तरफ पुश कर रहे थे। यहाँ पे केवल 2 ही हैं, तो वो भी पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को थोड़ा तो कम कर पाएंगे, लेकिन इतना कम नहीं कर पाएंगे जितना टर्जरी में हो जाएगा। तो ये भी स्टेबल तो होगा एज कंपेयर टू बाकियों से, बट टर्जरी से थोड़ा कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग स्पीसीज हैं। और प्राइमरी की अगर बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग स्पीसीज है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही कम इंपैक्ट डाल पाएगा इस कार्बन एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको बहुत कम एक्सटेंट तक क्या कर पाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर पाएगा या न्यूट्रलाइज कर पाएगा। इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज का जो इंपैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा कम तो हो नहीं पाएगा, ये काफी रिएक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू अदर्स। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कार्बोकैटायन इतना स्टेबल, कितना स्टेबल होता है और क्यों होता है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है, दैट इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्जरी। अच्छा, प्राइमरी से कम, मतलब अगर बाकी के जो प्राइमरीज को अगर आप कंपेयर करो, प्राइमरी में भी सबसे कम किसकी स्टेबिलिटी, यहाँ पे कार्बोकैटायन में सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसकी, दैट इज मिथाइल कार्बोकैटायन। फ्री रेडिकल में भी सबसे कम स्टेबल कौन होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ऑब्वियसली इस कार्बन एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज का इंपैक्ट है उसको कोई कम नहीं कर पा रहा है, तो सबसे कम स्टेबल यही होगा। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की। तो कार्बन आयन का स्ट्रक्चर समझते हैं पहले, सेम ही रहेगा, करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, CH3, ये अगर एक एग्जांपल मैं देखूं CH3, यहाँ पे भी CH3, तो ये हो गया आपका टर्जरी कार्बन आयन। और अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे कार्बन एटम, यहाँ पे चलो एक और CH3 लगा लेते हैं और यहाँ पे H लगा लेते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज रहेगा, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। और अगर प्राइमरी की हम बात करें तो CH3, यहाँ पे कार्बन एटम, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका प्राइमरी। और अगर आप मिथाइल बनाना चाह रहे हो, मिथाइल HH,
तो यहाँ पे आप मिथाइल कार्बन आयन भी बना सकते हो। प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी सबसे उसके बाद स्टेबल, और सबसे कम स्टेबल होता है टर्सरी। अब आप बोलोगे यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया? रीजन सेम है जो हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए दिया था। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग स्पीसीज। इनकी आदत क्या होती है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो दूसरे की तरफ पुश करते जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे की तरफ पुश करेंगे। अब एक तो कार्बन एटम पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से ये 3 एल्काइल ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को उस कार्बन एटम की तरफ पुश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा होगी। एक तो ऑलरेडी नेगेटिव है और ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज और ज्यादा, नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट उस पर क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि चार्ज के इंपैक्ट को हमको बढ़ाना नहीं है, चार्ज के इंपैक्ट को हमको कम करना है ताकि वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की ज्यादा कोशिश ना करे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपैक्ट बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज पहले से ही है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही अपने से दूसरे की तरफ पुश कर रहे हैं, इस कार्बन एटम की तरफ पुश कर रहे हैं, तो और ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो ये उसको और ज्यादा अनस्टेबल करेंगे। वहां पे पॉजिटिव चार्ज था और ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके क्या कर रहे थे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव और नेगेटिव जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, और ज्यादा अनस्टेबल उसको बना रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल टर्सरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी में केवल 2 ही अल्काइल ग्रुप्स पुश करते हैं, तो ये भी उसको क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहे हैं, ये ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा, ये कम बनाएगा। और यहाँ पे प्राइमरी में क्या है, CH3 है, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, उसको इससे कम अनस्टेबल बनाएगा, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ पुश कर रहा है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इनमें, फिर अगेन दैट इज मिथाइल। जो आपका मिथाइल कार्बन आयन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो उल्टा है एकदम कार्बोकैटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए। और उल्टा क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ द चार्ज, रीजन दोनों का सेम है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायंस में कौन होता है, कार्बन आयन में कौन होता है, फ्री रेडिकल्स में कौन होता है। फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायंस का सेम है, भले ही रीजन अलग है। और कार्बन आयन की अगर हम बात करें तो कार्बन आयन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वो कार्बोकैटायन का बिल्कुल उल्टा है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट मतलब अब ये रिएक्शन हो रही है, तो इस रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में कोई केमिकल स्पीसीज होती है, एक केमिकल स्पीसीज होती है जो किसी दूसरे कंपाउंड पे अटैक करती है। तो उन्हीं अटैकिंग रिएजेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि कितने तरीके की होती है। तो ये हम 2 तरीके की केमिकल स्पीसीज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। नाउ इनके नाम में ही इनका मीनिंग सब कुछ छुपा हुआ है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की। तो इसको नाम में देखिए इलेक्ट्रो आता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइल्स, फिलिक वर्ड आपने सुना होगा, फाइल का मतलब होता है लविंग, तो जो किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, लविंग है, इलेक्ट्रॉन्स लविंग है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब जनरली बच्चे क्या समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिवली ही चार्ज हो, जरूरी नहीं है कि कोई एटम पॉजिटिवली या कोई स्पीसीज पॉजिटिवली चार्ज हो तभी वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है। तो यही चीज हम आज डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, बेसिकली समझ लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज केमिकल स्पीसीज व्हिच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो दीज आर ईदर पॉजिटिवली चार्ज, इधर बोला मैंने, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज हो, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। भाई वही तो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। चलिए कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं आपको। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, जितने भी कार्बोकैटायंस हैं यानी कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज तो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगी ही होंगी, क्योंकि उनको न्यूट्रलाइज करना है अपने आप को, तो इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढने जाएंगे, तो दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जितने भी हैं आपके पास टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन,
या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सब क्या हैं, ये एक तरीके के इलेक्ट्रोफाइल्स ही हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हों, एक पॉजिटिवली चार्ज ही स्पीसीज हों। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के बारे में बताया था, दैट इज लाइक BF3, BCl2। तो BF3 क्या है, BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 फ्लोरीन एटम के साथ 3 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। स्टेबल होने के लिए बेचारे को 8 चाहिए थे, 2 है नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज तो है नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, चार्ज तो इस पे अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें अभी भी इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये क्या करते हैं, दूसरे एटम की तरफ, जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे उनको एक्सेप्ट करते हैं, ताकि इनमें इनकी इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हो जाए। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज हो, हाँ पॉजिटिव चार्ज तो होगी, हो सकती है कि पॉजिटिवली चार्ज हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिवली चार्ज होगी तभी जाके वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं वो आपके न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकती हैं। तो दे कैन बी बोथ पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बेसिकली। एंड द सेकंड वन इज न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस, फाइल अगेन, फिलिक, लविंग, न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। सो द केमिकल स्पीसीज व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, दोज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स, अगेन न्यूक्लियोफाइल्स दो तरीके की स्पीसीज हो सकती हैं, नेगेटिवली चार्ज हो सकती हैं, या फिर ये हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच, भाई जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव चार्ज अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा। तो न्यूक्लियस के लिए स्टैंड करता है, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दोज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। ध्यान रखिए, न्यूक्लियोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज नहीं होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब इसका मतलब ये भी मत समझ लेना कि वो नेगेटिवली चार्ज ही होंगी, वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो सकती हैं जो कि न्यूट्रल होती हैं। एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, फॉर एग्जांपल अमोनिया के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। यहां पे नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, किसी पॉजिटिव स्पीसीज की तरफ या फिर किसी ऐसी स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा जिसको ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जैसे BF3 को। तो इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये BF3 को क्या करता है, अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अच्छा, यहाँ पे उसके अलावा नेगेटिवली चार्ज मैंने आपको बताया, जितने भी कार्बन आयंस होंगे, कार्बन आयंस क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगी, और ऑब्वियसली वो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल में कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वो खुद नेगेटिवली चार्ज नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना। एंड न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियो स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ध्यान रखना दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। वो खुद मत समझ लेना कि वो खुद पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं, वो खुद नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं, कौन, न्यूक्लियोफाइल्स। जबकि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हो सकती हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकती हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो सकती हैं। इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के बारे में हमने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ा है। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आप एक बार उस चैप्टर को फिर से देख सकते हो। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।